दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2023 इम्पॉर्टेंट घटनाओं के वार्षिक संकलन में प्रस्तुत है। आगामी परीक्षाओं विशेषकर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए वर्ष भर के घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। दोस्तों घटनाओं को कवर करने के क्रम में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करते चलेंगे ताकि आप उन पर विशेष फोकस कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र दृष्टि 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित समसामयिकी का भाग 2। सबसे पहले आइए जानते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 के बारे में। तो दोस्तों आप जान लीजिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 4 कारकों के आधार पर देशों को अंक प्रदान करता है। ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन तथा मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज के निगरानी के लिए क्षमता है। और इसमें देशों को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं। 1 सबसे कम जोखिम और 100 उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 जो है 4 कारकों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। और आप जान लीजिए नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक के तहत समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे जो है शीर्ष स्थान पर है और उत्तर कोरिया जो है 93 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर 194 स्थान पर है। तो याद रखिएगा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान जो है ये नॉर्वे को मिला है। अंतिम स्थान जो है उत्तर कोरिया को मिला है। और नए सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत 86वें यानी 86 जो है स्कोर पे है 86वें स्थान पर और स्कोर इसका 48 है और 2021 में ये 82वें स्थान पर था। तो याद कर लीजिएगा जो नया वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 है नॉर्वे शीर्ष पर, उत्तर कोरिया 194 देशों में अंतिम पायदान पर और भारत का स्थान 86वां है। आइए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 2008 से ही रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो संस्था कौन सी प्रकाशित करती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। और 2022 का ये जो इंडेक्स है 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 फैक्टर्स में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को WJP यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और ये 140 देशों क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। महत्वपूर्ण तथ्य सूचकांक में शामिल शीर्ष देश कौन से हैं? तो दोस्तों रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में डेनमार्क पहले स्थान पर है और 2021 में भी ये पहले स्थान पर था। नॉर्वे को इस बार दूसरा स्थान मिला है और 2021 में भी दूसरा स्थान था और फिनलैंड ये तीसरे स्थान पर है। 2021 में भी सेम रैंक थी फिनलैंड की। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में शीर्ष पर हैं। और सूचकांक में अंतिम पायदान पर जो है आप जान लीजिए कि अंतिम पायदान पर वेनेजुएला है, अफगानिस्तान 138वें, कंबोडिया 139वें और वेनेजुएला 140वें स्थान पर है, जो कानून के शासन के अनुपालन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। और अगर जो दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो नेपाल का 69वां स्थान है, श्रीलंका का 74वां स्थान है और भारत का 77वां स्थान है। तो दक्षिण एशिया में भारत तीसरे स्थान पर है, नेपाल, श्रीलंका और भारत। और सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं।
पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर डेनमार्क है। अंतिम स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है? तो आप जान लीजिए, अंतिम 140वें स्थान पर वेनेजुएला है। और भारत का स्थान इसमें महत्वपूर्ण है। भारत जो है इस सूची में 77वें यानी 77वें स्थान पर है। आइए वैश्विक भूख सूचकांक 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लेते हैं। दोस्तों, वैश्विक भूख सूचकांक जो है 2006 में पहली बार इसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय किया। तब से ये सूचकांक वेल्ट हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है दोस्तों, ये वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों, इसमें अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। ये सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं और इसके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। 9.9 या उससे कम स्कोर निम्न, 10 और 10 टू 19.9 ये मध्यम स्कोर, 20 टू 34.9 स्कोर गंभीर स्कोर, 35 टू 49.9 स्कोर ये भयावह और 50 या उससे अधिक स्कोर ये भुखमरी की चरम भयावह यानी एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति को प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को आइए जान लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, PCS परीक्षा के लिए। तो 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा ये संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 का 17वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। और इसका थीम जो है वो है फूड सिस्टम्स ट्रांसफार्मिंग एंड लोकल गवर्नेंस, यानी खाद्य प्रणालियाँ रूपांतरण और स्थानीय प्रकाशन। दोस्तों, GHI रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे। इस सूचकांक के अनुसार जो है वैश्विक भूख सूचकांक के अनुसार वैश्विक GHI स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया 27.4 भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा का स्थान GHI स्कोर 27 है। और GHI 2021 में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया 50.8 स्कोर के साथ भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में था। और इस सूची में कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह सूची में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 4 अन्य देश आप देख सकते हैं, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया को अनंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्पपोषण की दर सर्वाधिक जो है 52.2% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के मामले यमन में सर्वाधिक 55.5% हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में 19.3% और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक 11.5% है। 2022 की रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों के स्कोर की गणना करके उन्हें रैंक दी गई है। तो सभी देश इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो शामिल देश हैं 121 हैं। इसमें 17 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 5 से कम है और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। कोस्टा रिका और UAE, याद रखिएगा, इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 5.3 संयुक्त रूप से इस सूचकांक में 18वें स्थान पर है। रैंक के आधार पर देखें, ब्रिक्स देशों में जो स्थिति है, ब्राज़ील 20वीं रैंक पे, GHI स्कोर 5.4 है। रूसी संघ रैंक 28 पे 6.4 स्कोर के साथ। भारत की रैंक 107वीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 29.1 GHI स्कोर है। और चीन जो है
1 से 17 रैंक समूह के बीच है और इसका GHI स्कोर 5 है। दक्षिण अफ्रीका का GHI स्कोर जो है 12.9 और इसकी रैंकिंग 59 है। तो अगर हम ब्रिक्स देशों में देखें तो भारत की स्थिति सबसे खराब है और भारत का GHI स्कोर 29.1 है और रैंक इसकी 107 है। अंतिम 5 देश जहां पर सबसे खराब स्थिति है तो 121वें यानी लास्ट स्थान पर यमन है 45.1 स्कोर। 120वें स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है 44। 119वें स्थान पर मेडागास्कर 38.7 के साथ। 118वें स्थान पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है 37.8 स्कोर और 117वें स्थान पर चाड है 37.2 स्कोर। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देशों में जैसे यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चाड, यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक 121 देशों में 107 है, ये याद कर लीजिएगा। और स्पष्ट है कि भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रकट करता है, यानी भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आइए QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये जो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसको QS साइमंड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2009 से हर वर्ष यानी वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसमें एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की। 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई थी। QS एशिया जो रिपोर्ट है दोस्तों रैंकिंग है ये 15वां संस्करण है। इसमें कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के 125 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय आइए जान लेते हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। पहले स्थान पर चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय है, समग्र स्कोर 100 है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है 97.4 स्कोर के साथ और तीसरे स्थान पर सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन की 97.3 रैंक के साथ। तो प्रथम 3 स्थानों पर चीन के विश्वविद्यालय, दूसरे पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 760 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, इसमें भारत जो है भारत के कुल 118 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं भारत के जो शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय हैं इसमें एशियाई रैंक 40 के साथ पहले रैंक पर IIT बॉम्बे है 68.7 स्कोर। दूसरे स्थान पर एशियाई रैंक 46 है IIT दिल्ली और समग्र स्कोर में देखिए 52वें स्थान पर IISc बंगलौर है, इसका स्कोर जो है 52वां है जबकि ये इंडिया में तृतीय स्थान पर है। चौथे स्थान पर भारत में IIT मद्रास है, वैश्विक रैंकिंग 53 है और 61वें स्थान पर IIT खड़गपुर, 66वें स्थान पर IIT कानपुर और इसके अलावा 85वें स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय है और ये रैंकिंग भारत में 7वीं है। अब इसके बाद आइए QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बाद टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग देख लेते हैं। तो ये जो टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का वार्षिक प्रकाशन है और 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। इसमें हम जानेंगे कि कौन सा जो है कुल कितने विश्वविद्यालयों को इसमें रैंकिंग दी गई है। तो याद रखिएगा इसमें कुल 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ये अभी तक का सबसे बड़ा संस्करण है। समग्र रैंकिंग में USA के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके बाद जापान के 117 विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम के 103, चीन के 95, भारत के 75 विश्वविद्यालयों का स्थान है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में। दोस्तों रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम यानी UK के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है, तो ये जरूर याद रखिएगा।
टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर और लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर है। चीन के सिंहुआ विश्वविद्यालय को 16वीं रैंक मिली है। ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान नहीं प्राप्त कर सका है। शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एकमात्र संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर शामिल हुआ है। अब आइए दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2022 के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2022 जो है ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने से पहले थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं और सन 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में उनकी इच्छा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्स बैंक यानी स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। तो आइए महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन के द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2022 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। बेन एस बर्नांके द बुकलिंक्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी यूएसए को, इसके अलावा डगलस डब्ल्यू डायमंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए, फिलिप एच डायबविंग ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी दोस्तों ये सेंट लुइस यूएसए में। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, बेन बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग जो तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इसके बाद दोस्तों इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकिंग और वित्तीय संकट पर शोध के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कारों में बहुत ही महत्वपूर्ण नोबेल शांति पुरस्कार है। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है आप जान लीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार के 3 विजेता हैं, एल.एस. बियालियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो आप जान लीजिए 7 अक्टूबर को ओस्लो नॉर्वे में है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा 2022 के नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई। एक व्यक्ति और 2 संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार देखिए एल.एस. बियालियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। एल.एस. बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 1996 में इन्होंने बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की स्थापना किया। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ में की गई थी। इसके संस्थापकों में 1975 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गन्नुशकीना शामिल थीं। इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है आप जान लीजिए। स्टॉकहोम के द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 के लिए जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है इसकी घोषणा की गई। साहित्य का नोबेल 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को दिया गया है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं और समग्र रूप से 17वीं महिला हैं। इनका प्रथम उपन्यास द आर्मोआयर्स विट्स अंग्रेजी में वर्ष 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित हुआ था 1974 में और इनके अन्य उपन्यासों में ए मैन्स प्लेस, ए वोमेन्स स्टोरी तथा द ईयर्स हैं। तो याद रखिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी 82 वर्षीय महिला लेखिका एनी अर्नो को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 तो स्टॉकहोम स्वीडन के द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं
उनकी घोषणा की गई है। और इस वर्ष ये पुरस्कार दोस्तों 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है और इसमें से 2 वैज्ञानिक याद रखिएगा अमेरिकन हैं और एक डेनमार्क के हैं। कैरोलिन आर बर्टोजी ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, मार्टन मेल्डन यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के और के बैरी शार्पलेस स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका के हैं। तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है ये भी जान लीजिए। क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। बेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल ने रसायन विज्ञान के एक नए कार्यात्मक रूप क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी और कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। कैरोलिन ने बायो आर्थोगोनल अभिक्रियाओं का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती है। और ये दूसरा अवसर है जब बेरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में भी दोस्तों इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक हैं। और यूके के फ्रेडरिक सेंगर दोस्तों रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार 1958 और 1980 में जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरी शार्पलेस जो हैं दोस्तों आप जान लीजिए, बेरी शार्पलेस रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 जान लीजिए। तो 4 अक्टूबर को स्वीडन के द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 के भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार दिए गए और ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलेन एस्पेक्ट फ्रांस को, जॉन एफ क्लाजर अमेरिकन और एंटोन जिंगलर ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक को दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोग, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए ये पुरस्कार इन वैज्ञानिकों को दिया गया है। इंटीग्रल्ड क्वांटम अवस्था पर क्रांतिकारी प्रयोग इन वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किया गया है। फिजिक्स के बाद आइए देखते हैं मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। तो ये द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा जो है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और इस वर्ष ये पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो को दिया गया है। और ये पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदिमानव प्रजातियों के जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया जो वर्तमान समय के मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या संबंधी हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की भी खोज की थी और पावो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया है जिसको पैलियोजीनोमिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? स्वांते पावो स्वीडन के चिकित्सक हैं, उनको दिया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों FATF की ब्लैक सूची में किस देश को शामिल किया गया है? म्यांमार को। याद रखिएगा। तो ये FATF क्या है आप जान लीजिए दोस्तों। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई। वर्तमान में कुल इसके 39 सदस्य हैं जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत 2010 से FATF का सदस्य देश है। 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित किया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग में से म्यांमार को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। और क्यों? तो दोस्तों म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है। ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शनल सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है और इसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। और आप जान लीजिए कि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर किया गया है। और सूची का आधिकारिक
आधिकारिक तौर पर ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, FATF की ब्लैक सूची में म्यांमार को शामिल किया गया है। अब आइए एक महत्वपूर्ण सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में जानते हैं। और वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है, ये जान लीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, और 2007 से इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। और दोस्तों जान लीजिए कि 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक का 15वां संस्करण प्रकाशित हुआ और इसका शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। नवाचार सूचकांक 2022 में कुल कितने देशों को 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग दी गई है। और आप एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, इनोवेशन इंडेक्स में दोस्तों स्विट्जरलैंड को लगातार 12वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चीन को जो है 11वां स्थान, जो शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। आप जान लीजिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और 5वें पर नीदरलैंड है। और लगातार 12वें वर्ष दोस्तों आप जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड को विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था यानी मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी का जो है ये इसमें दर्जा दिया गया है। भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में 36.6 स्कोर के साथ 40वें रैंक पर है और 2021 में इसका 46वां स्थान था, जो अब तक भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। और तुर्की का 37वां स्थान और भारत 40वें स्थान पर इस बार सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में शामिल हुए हैं। साथ ही निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में और मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में ये शीर्ष स्थान पर हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत, केन्या, मालडोवा और वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है। 2022 में पहली बार इंडोनेशिया ने 75वां स्थान, उज्बेकिस्तान को 82वां और पाकिस्तान को 87वां स्थान को इनोवेशन अचीवर का दर्जा मिला है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत 2022 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई। और 2022 में टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है। और 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल हैं। तो एक बार महत्वपूर्ण तथ्यों पर वैश्विक नवाचार सूचकांक दोस्तों WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2022 में इस सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, स्वीडन तीसरे पर है और भारत की रैंकिंग इसमें 40वीं है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है GFSI यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये क्या है, तो ये विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करता है और लंदन के इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित और कार्टोवा एग्री साइंस द्वारा इसको प्रायोजित किया गया है। ये सूचकांक सबसे पहले 2012 में जारी किया गया था और जो अब की सूचकांक है 2022 का, इसमें 113 देशों के 4 प्रमुख पिलर्स के आधार पर इनका आकलन किया गया है। इसमें खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा, स्थिरता और अनुकूलन शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि इस बार के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कुल 113 देशों को शामिल किया गया है और 11वां संस्करण है। अगर जो हम शीर्ष देशों की बात करें तो याद कर लीजिए, पहली रैंक इसमें फिनलैंड को मिली है, स्कोर 83.7 है। दूसरे स्थान पर आयरलैंड 81.7 और तीसरे स्थान पर नॉर्वे 80.5 स्कोर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है दोस्तों। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और इसमें भारत का स्थान 68वां है। तो याद रखिएगा, 113 देशों की सूची में भारत को 68वां स्थान यानी 68th रैंक प्राप्त हुई है और भारत ने 2021 में 71वां स्थान प्राप्त किया था। तो अब की रैंकिंग में इसके सुधार आया है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में
23 देशों की रैंकिंग में भारत 14वें स्थान पर है। खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सबसे अधिक 62.3 है। अब आइए दोस्तों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और आप जान लीजिए यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ये यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन पर्यंत अधिगम है और ये हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो है ये विश्व भर के 76 देशों के 294 शहरों को शामिल किया गया है जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। याद कर लीजिए कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, इसमें आप जान लीजिए 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इसमें 3 भारतीय शहर भी हैं, नीलांबुर केरल का, त्रिशूर केरल का और वारंगल तेलंगाना का। तो दोस्तों आप जान लीजिए 44 देशों के जिन 77 शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, इसमें 3 भारतीय शहर नीलांबुर केरल का, त्रिशूर केरल का और वारंगल तेलंगाना का शहर है। और इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले ये शहर देश के पहले प्रवेशकर्ता बने हैं। त्रिशूर तो केरल की ये सांस्कृतिक राजधानी है और ये अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के आभूषण के लिए जाना जाता है। नीलांबुर को सागौन का स्थल कहा जाता है, भारत के केरल में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य है और यूनेस्को द्वारा 5 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को ही GNLC में शामिल करने पर प्राथमिकता दी जाती है। और नीलांबुर में शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। और वारंगल तेलंगाना का शहर है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण शहर है। तो 3 शहर नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, आप जान लीजिए दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। सबसे पहले जानते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली बार 2006 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रगति है उसका मापन करना है और ये 4 आधारों पर इसका मापन किया जाता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण पर। दोस्तों आप जान लीजिए 13 जुलाई 2022 को WEF द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसमें कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन है और वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर वैश्विक स्तर पर जो औसत है वो 68.1% है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्तमान में विश्व भर में लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे। अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है, लेकिन आप जान लीजिए आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है। दोस्तों आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो स्कोर देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के शीर्ष 3 देशों में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर नॉर्वे हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो 146वें स्थान पर सबसे खराब अफगानिस्तान, 145वें पर पाकिस्तान और 144वें पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। और भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत ने 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ इसमें 135वां स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष देश जो है जिसने लैंगिक अंतराल कम किया है आइसलैंड है। सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। और भारत की रैंकिंग आप जान लीजिए दोस्तों, 146 देशों में भारत को 135वां स्थान मिला है।
आइए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स है, इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा किया जाता है और इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1951 से किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। दोस्तों 11 जुलाई 2022 को आप जानते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और ये 27वीं रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 237 देशों और क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी आकलन को प्रस्तुत किया गया है और इस रिपोर्ट में 2100 यानी 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को ये दर्शाता है। दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रॉस्पेक्ट्स है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स यानी WPP, इसके अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन अनुमानित है। यानी 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई है और संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10 बिलियन को पार करके 10.4 बिलियन हो जाएगी। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में होना है वे हैं भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। दोस्तों आप जान लीजिए 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है। 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, जो 1990 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है। 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष होने का अनुमान है। 2021 में महिला और पुरुष के जीवन प्रत्याशा 73.8 वर्ष और 68.4 वर्ष हैं। दोस्तों 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की वैश्विक आबादी का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है और 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे आयु वर्ग के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से दुगुनी से भी अधिक होने का अनुमान है। यानी वृद्ध लोगों की जनसंख्या 2050 तक काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। तो आइए जान लेते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश 1990 से 2050 तक के जो आंकड़े अनुमानित किए गए हैं। तो इसमें 1990 में चीन, 2022 में चीन है पहले स्थान पर और भारत 2050 में शीर्ष स्थान पर हो जाएगा। भारत 1990 में दूसरे स्थान पर था और 2022 में भी, लेकिन 2050 में चीन जो है दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तीसरे स्थान पर अमेरिका है और 1990 में 2022 में भी अमेरिका है और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहेगा 2050 में भी। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया का स्थान है आंकड़ों के अनुसार भी। 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, लेकिन 1990 में 5वें स्थान पर जो है ब्राज़ील था। 2022 में पाकिस्तान और 2050 में भी पाकिस्तान जो है शीर्ष जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की संभावना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति में चयनित हो गया है। ये महत्वपूर्ण विषय है भारत के लिए। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण के लिए दोस्तों जो उपाय किए जाते हैं उसमें सहायता की जाती है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जो अभिसमय है उसके अंगीकरण में 2003 में इसका जो है ये यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनुसमर्थन किया था इस अभिसमय का। और आप जान लीजिए 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभिसमय के पक्षकारों का 9वां सत्र आयोजित हुआ। इस बैठक के दौरान भारत को 2022 से 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के पक्षकारों के महासभा का जो है दोस्तों
इसका समिति का सदस्य चुना गया है। भारत इस समिति में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत ने इस अंतर सरकारी समिति में 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक सदस्य रहा था। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रामलीला ये रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में शामिल हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में, कुट्टी यत्तम संस्कृत नाट्यशाला 2008 में, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009 में, मुडियेट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक 2010 में, राजस्थान का लोकगीत और नृत्य कालबेलिया 2010 में, छऊ नृत्य भारत का एक पारंपरिक पूर्वी भारत का परंपरागत नृत्य है जो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है 2010 में, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में, और संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य 2013 में, पंजाब के जांडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला 2014 में, योग 2016 में, और नवरोज नव वर्ष के उत्सव का आयोजन पारसियों का नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में ये भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के बारे में। तो दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक को 2007 में ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव केलेलिया ने लॉन्च किया था। 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना की गई और ये रिपोर्ट विश्व में शांति की प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक आंकड़े प्रस्तुत करती है। दोस्तों, आप जान लीजिए वैश्विक शांति सूचकांक 2022 का ये 16वां संस्करण था। इस सूचकांक में 163 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है और वैश्विक शांति में जो है पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई है और पिछले 14 वर्षों का ये 11वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स दोस्तों GPI 2022 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 10 शांतिपूर्ण देशों में से 7 यूरोप के देश हैं और यूरोप दुनिया का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है, यूरोप महाद्वीप। इस सूचकांक के तहत विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के शांति के स्तर में सुधार होने के बावजूद ये विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। आइसलैंड दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान विश्व के सबसे अशांत देश में शामिल हुआ है। तो आइए शीर्ष देशों की रैंकिंग देख लेते हैं जो है GPI यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स की। तो सबसे शांत देश आइसलैंड है, स्कोर 1.107। न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर 1.269, आयरलैंड तीसरे स्थान पर 1.288 और चौथे स्थान पर डेनमार्क है 1.296 और ऑस्ट्रिया 5वें स्थान पर है। तो सबसे अधिक शांत देश आइसलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर आयरलैंड है। और सबसे अशांत 5 देशों में देखिए, सबसे अशांत देश सबसे लास्ट पायदान पर अफगानिस्तान है, स्कोर 3.554 है। उसके बाद 162वें स्थान पर यमन है, 161वें पर सीरिया, 160 पर रूस, 159 पर दक्षिणी सूडान है। भारत को दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो रैंक है 135वां है 163 देशों की सूची में और वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंकिंग के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। तो याद रखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड सबसे अधिक शांत देश है, अफगानिस्तान सर्वाधिक अशांत है और 163 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो UNSC है दोस्तों, इसमें
कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनका 2 वर्ष के अंतराल पर निर्वाचन किया जाता है। और अस्थाई सदस्य में 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि 10 अस्थाई सदस्य क्षेत्रीय आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं महासभा में। सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों का वितरण इसमें अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1, लैटिन अमेरिकी और कैरोबियन देश के लिए 2 और पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए इन 10 सीटों में से ये जो है विभाजन किया गया है कि सभी क्षेत्रों को अस्थायी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य जो है बनाया जाए। आप जान लीजिए कि नए जो निर्वाचन हुए हैं उसमें जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर जो है इनको शामिल किया गया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 तक है। मोजाम्बिक को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए चुना गया है, तो याद रखिएगा। और स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नवनिर्वाचित देशों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको तथा नॉर्वे का स्थान लिया है। और भारत का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ है। और अब वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। और इसमें से मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड पहली बार अस्थायी सदस्य बने हैं। आइए जानते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। एक रैंकिंग में हमने एशियाई देशों के बारे में जाना था, और अब जान लीजिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें इस सूची में कुल 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और MIT जो है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का विश्वविद्यालय है। 11वें वर्ष लगातार ये शीर्ष पर बना हुआ है। और आप जान लीजिए सबसे अधिक विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका के हैं। और एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को समग्र रूप से 11वीं रैंक मिली है। तो आइए देख लेते हैं रैंकिंग को। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, और इसका स्कोर 100 है। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का, तीसरे पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम और 5वें पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं। और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से 155वां स्थान मिला है, और ये सूची में भारत का शीर्ष यूनिवर्सिटी है। भारतीय संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। तो 155वें स्थान पर जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। 172वें स्थान पर IIT बॉम्बे, 174वें पर IIT दिल्ली, 250वें पर IIT मद्रास और 264वें पर IIT कानपुर है। तो शीर्ष यूनिवर्सिटी जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये MIT यानी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है, लगातार 11वें वर्ष, जबकि भारत का शीर्ष जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। आइए टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं 2022। तो ये यूके की पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 31 देशों के 616 शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग इसमें दी गई है। और इसमें जापान के सर्वाधिक 118 विश्वविद्यालय शामिल हैं, चीन के 97 और भारत के 71 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
सूची में फिलिस्तीन के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। शीर्ष विश्वविद्यालयों में आप देखिए सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन का, ये पहले स्थान पर, पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का यूनिवर्सिटी है तीसरे पर, हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे पर और नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर ये 5वें स्थान पर है टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में। रैंकिंग 2022 में जो 3 भारतीय संस्थान हैं उसमें पहले स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और दूसरे स्थान पर JSS उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब ये जो है दोस्तों 68वें स्थान पर है और शीर्ष यूनिवर्सिटी भारत की भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर है। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जानते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसको इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होने वाली रिपोर्ट है और इसका प्रकाशन येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट के द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन की संयुक्त रूप से इसका प्रकाशन किया जाता है और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रदर्शन के आधार पर इनमें रैंक दी जाती है। आइए जानते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में। तो दोस्तों ये 1 जून 2022 को जारी किया गया है और इसमें विश्व के 180 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस रैंकिंग का आधार जो है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, परिवर्तन, जीवन शक्ति और जलवायु नीति है। समग्र रूप से जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये प्रदर्शित करता है कि कौन से देश सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर 2050 में केवल 4 देश जैसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। इन देशों को द डर्टी 2 डजन नाम दिया गया है। और आप जान लीजिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन से हैं। पहले स्थान पर डेनमार्क है, स्कोर 77.9, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम 77.7 और तीसरे पर फिनलैंड 76.5 स्कोर है। और सबसे खराब अंतिम देशों में दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अंतिम स्थान पर आप जान लीजिए भारत है 18.9 स्कोर के साथ, उसके नीचे म्यांमार है 19.4 स्कोर और वियतनाम 20.1 स्कोर है। तो भारत की स्थिति पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे खराब है और 180 देशों की सूची में भारत को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और EPI 2020 में भारत को 168वां स्थान मिला था, लेकिन अब की बार भारत बहुत खराब स्थिति में है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील की रैंक 81 है, रूस की 112, भारत की 180, चीन की 160 और दक्षिण अफ्रीका की 116 है। भारत को इस सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। अब आइए दोस्तों यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के बारे में जान लेते हैं। तो ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी TTDI यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक का इसी से प्रत्यक्ष रूप से निकला है और 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से इसका प्रकाशन किया जाता है और इसमें यात्रा और पर्यटन के विकास संकल्पनाओं के संबंध में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। दोस्तों 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी की गई है। इसका शीर्षक है एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण और इस सूची में दोस्तों जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 है इसमें 117 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष 5 देशों में पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर स्पेन, चौथे स्थान पर फ्रांस और 5वें पर जर्मनी है। तो याद रखिएगा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष रैंक जापान को मिली है।
चाड जो है, चाड इसका 2.5 के स्कोर के साथ इसको अंतिम 117वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंक प्राप्त की है और ये दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर है। 2019 में भारत की रैंकिंग 46 में थी। तो याद रखिएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में जापान शीर्ष स्थान पर है, चाड अंतिम स्थान पर है और भारत को इस सूची में 54th रैंक मिली है। अगला दोस्तों, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 के बारे में जानते हैं। तो ये जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग ये 1989 से प्रकाशित हो रहा है, एक ईयर बुक है और इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के स्विट्जरलैंड के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है। और आप जान लीजिए, WCR का 34वां संस्करण जारी किया गया है क्योंकि ये 1989 से प्रकाशित होता है। इस वर्ष इस रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर 63 अर्थव्यवस्थाओं का जो है सर्वेक्षण किया गया है। 4 आधार हैं इसके: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना। दोस्तों, IMD WCR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। समग्र रैंकिंग WCR यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में देखिए, पहले स्थान पर डेनमार्क 100% स्कोर है और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे पर सिंगापुर है। भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए इसमें 37वां स्थान प्राप्त किया है। तो 63 अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग 37वां है और भारत पिछले वर्षों में भारत का प्रदर्शन 2018 में ये 44वां, 2019 में 43वां, 2020 में 43वें, 21 में 43वें और 22 में वर्तमान में 37वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों में भारत की रैंक 11वीं है, जबकि पिछले वर्ष ये 12वें स्थान पर था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में डेनमार्क को पहली बार शीर्ष स्थान मिला है और 63 देशों की सूची में भारत का क्या रैंक है, आप बताइए। 63 देशों की सूची में भारत 37वें स्थान पर है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 के बारे में जानते हैं। ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है ये पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है और वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट को विभिन्न देशों के उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये ऐसी रिपोर्ट है जो देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंक प्रदान करता है। दोस्तों, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 देश शामिल हैं। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देशों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड पूरा न करने के बावजूद भी इसमें शामिल किया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में भारत शीर्ष स्थान पर है, इसका 100 स्कोर है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है 98.39 रैंक के साथ और जापान तीसरे स्थान पर 96.91 स्कोर के साथ है। इस रिपोर्ट में विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। तो पहली बार पटना के शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा वैश्विक यानी ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत शीर्ष स्थान पर है। एक अन्य रैंकिंग वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के बारे में जानते हैं। ये चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और ये इसका 12वां संस्करण है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में विश्व के 119 देशों को शामिल किया गया है, जो कुल वैश्विक जनसंख्या के 90% को जो कवर करते हैं। और महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश यानी मोस्ट जेनेरस कंट्री है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के शीर्ष 3 देशों में इंडोनेशिया पहले स्थान पर, इसका स्कोर 68% है। केन्या दूसरे स्थान पर 61% स्कोर और USA तीसरे स्थान पर 59% स्कोर है।
WGI 2022 में भारत ने 57वां स्थान प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में 119 देशों में शीर्ष स्थान इंडोनेशिया को और भारत को 57वां स्थान मिला है। 2022 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र हैं, जिनकी रैंकिंग 119, 118, 117 और 116वीं है। तो कंबोडिया को इसमें अंतिम स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। अब आइए देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा, दोस्तों आप जान लीजिए कि सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को अंगीकृत किया गया था। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो याद कर लीजिए, 2015 में सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 जो है अंगीकृत किया गया था। इसमें 17 विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इनको 2030 तक प्राप्त किया जाना है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। ये 7वां संस्करण है और रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द SDGs एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड। दोस्तों, 2021 में औसत SDG सूचकांक स्कोर 66 है और शीर्ष 5 देशों में आप जान लीजिए जो सतत विकास रिपोर्ट है उसमें शीर्ष देश पर पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर नॉर्वे, 5वें पर ऑस्ट्रिया आपका शामिल है। और अंतिम 5 देश कौन से हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार? तो अंतिम 159वें स्थान पर सूडान, 160 पर सोमालिया, 161 पर चाड, 162 पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है, अंतिम पर दक्षिण सूडान है और इसमें कुल 163 देशों को रैंकिंग मिली है। भारत 163 देशों में 121वें स्थान पर है। याद रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का समग्र स्कोर 60.32 है। दोस्तों, भारत जो है SDG गोल जो है सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में लो SDG कमिटमेंट की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है और सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है और भारत ने SDG 1, 3, 7, 6, 8, 9 में मध्यम सुधार ही दर्ज किया है और जलवायु कार्रवाई और संवहनी उपभोग और उत्पादन को भारत प्राप्त कर चुका है। और बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2015 के बाद SDG पर सबसे अधिक प्रगति की है। और 2022 में स्वीडन आयातित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो स्वीडन बना है जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा वाला। अब आइए इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के बारे में। दोस्तों, UN हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय यानी सचिवालय नैरोबी केन्या में स्थित है। दोस्तों, हाल में UN हैबिटेट ने विश्व शहरों की सूची शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से प्रकाशित की है और वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र 26 से 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के केटोविस नामक शहर में आयोजित किया गया था। और आप जान लीजिए कि ये वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार यानी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो कि
चीन लगभग 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। तो दोनों याद कर लीजिएगा, 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहेगा। और 2035 के मध्य तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 43.2% होगी। 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर 2050 में 68% होने का अनुमान है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, इसका प्रकाशन यूएन हैबिटेट के द्वारा किया गया है और इसमें ये जो है संभावना व्यक्त की गई है कि 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन हो जाएगी, जो चीन के बाद सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा देश होगा। तो दोस्तों, ये था समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की वार्षिकी। और इसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी में हम अगले पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।